जय श्री राम दोस्तों, आज इस वीडियो पर हम बात करेंगे भारत और चाइना के इकोनॉमी के बारे में। दोस्तों, हम ये चीज़ को एडमिट करते हैं कि चाइना की इकोनॉमी बहुत एडवांस है और भारत से बहुत ही तगड़ी अर्थव्यवस्था वहाँ की है। कहा जाए तो अमेरिका भी उसको टक्कर नहीं दे पा रहा है, इतनी तगड़ी अर्थव्यवस्था है। तभी तो जाकर पीपीपी के मामले में चाइना आज नंबर 1 देश है। लेकिन अगर हम 1950 की बात करें दोस्तों, तो भारत की स्थिति इतनी तगड़ी थी कि चाइना उससे पीछे था। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी कंडीशन आई, क्या इसमें नेहरू की गलती है? लेकिन इस चीज़ का मैं पूरा विरोध करूंगा, क्योंकि दोस्तों 1968 में हम कहें तो भारत की स्थिति चाइना से बहुत आगे थी, यहाँ तक कि जर्मनी से भी बहुत आगे थी। उस समय सेकेंड जो सेक्टर होता है, जो हमारा कहा जाए जिसमें हम प्रोडक्शन करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि पर ध्यान देते हैं, उस समय नेहरू ने बहुत सारे स्टील प्लांट आदि बनाए, जिससे हमको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू होने लगा था। और भारत की कंडीशन इतनी थी कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 1968 में भारत बनने वाला था। लेकिन क्यों इसको इतना समय लगा कि 1980 को पार करके भारत कहीं 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन पाया, और कहाँ चूक हुई इस वीडियो पर हम जानेंगे। लेकिन आज हम पूरी तरह से इस चीज़ को समझेंगे कि क्या 2050 में भारत चाइना को सरपास करके विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्राचीन भारत में 639 ईस्वी में हेनसान नाम का एक व्यक्ति, या हम युआन च्वांग भी बोलते हैं उसको, ये आया था भारत चाइना से। और इसका एक ही मामला था कि ये भारत आकर जो महात्मा गौतम बुद्ध है उनसे जुड़े हुए जो स्क्रिप्ट है, या कहा जाए कि उनसे जुड़े हुए जो पुस्तकें हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उसको वो चाइना ले जाना चाहता था और चाइना में जाकर वो एक धर्म की स्थापना करना चाहता था। तो दोस्तों, इसके लिए वो बहुत बड़ी एक लंबी यात्रा, कठिन यात्रा करके चाइना से भारत आता है, और भारत आके नालंदा में वो शिक्षा ग्रहण करता है। साथ ही साथ वो पूरे भारत की भ्रमण भी करता है और बहुत सारे धर्म ग्रंथों को इकट्ठा करके वो चाइना ले जाता है, और वहाँ जाकर एक ऐसे शाश्वत धर्म की स्थापना कर देता है कि आज आप देखते होंगे कि चाइना में सिर्फ एक ऐसा धर्म है जिसे हम कहा जाए महायान बौद्ध धर्म, और उसी को वो फॉलो करते हैं। इसलिए वहाँ धार्मिक प्रतिद्वंदिता नहीं है, और जो धर्म के आधार पर जो भारत में हिंदू मुस्लिम आदि का जो लड़ाई झगड़ा होता है, चाइना में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर चाइना में आप तिलक लगा के घूमते फिरते मिल जाओगे तो वहाँ एक लंबी सज़ा आपको हो जाएगी। तो धर्म का प्रपंच नहीं था, इसलिए भी चाइना में इस तरह के कोई कांड नहीं हुए कि गवर्नमेंट पर एक्स्ट्रा दबाव पड़े, ना कि अर्थव्यवस्था को देखने के अलावा भी भारत अपने सामाजिक तत्वों में फंसा रहे। दोस्तों, हेनसांग का वर्णन मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं आपको बता सकता हूं कि इसी चीज़ को फॉलो करके, जैसे हेनसांग यहाँ से बौद्ध धर्म ग्रंथों को ले जाकर अपने यहाँ एक धर्म की स्थापना करता है, उसी तरह से चाइना के जो प्रधानमंत्री थे वे भारत आते हैं 1953 में। 1953 में जब वो यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि नेहरू एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जहाँ वो अपने देश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इकोनॉमी का आधार बनाना चाहते हैं। मतलब कि पहले जो देश कृषि पे बेस्ड थी, अब उसको वो इंडस्ट्री पे बेस्ड करना चाहते हैं, और यही एक की पॉइंट लेकर चाइना के प्रधानमंत्री अपने देश में जाते हैं और वो भी काम करना शुरू कर देते हैं इंडस्ट्री सेक्टर पर। लेकिन भारत में होता है दोस्तों कि जब भारत अपने सेकेंडरी सेक्टर पर काम करते रहता है, मतलब इंडस्ट्री की स्थापना करते हैं नेहरू, उसके बाद नेहरू की तबीयत खराब हो जाती है, और नेहरू की तबीयत खराब होने के जस्ट बाद ही एक राजनीति का प्रपंच यहाँ चालू हो जाता है। भारत पॉलिटिकल क्राइसिस में फंस जाता है, जहाँ वो चुनाव में फंस जाता है, युद्ध में फंस जाता है, और इसके कारण भारत बहुत पीछे हो जाता है, जबकि चाइना अपने उद्योग स्तर पर बहुत ही ज़बरदस्त काम करना शुरू करता है। दोस्तों, हाल ये होता है कि भारत 1991 आते तक कंगाल हो जाता है, और दोस्तों इस तरह 1999 में चाइना का पर कैपिटा इनकम भारत के जस्ट डबल हो जाता है, और भारत एक तरह से गरीबी अनएम्प्लॉयमेंट पर फंसे रह जाती है। और भारत कभी भी अपने उस की पॉइंट को नहीं समझ पाती है कि कहाँ से हमको ग्रोथ एक स्टैंडर्ड पर ले जाना है, जबकि चाइना लगातार आज तक उद्योग पर काम कर रहा है। आप देखोगे कि
चाइनीज़ माल है, ये कहा जाता है, गुड्स पर काम कर रहा है, वो बनाने पर काम कर रहा है। हर चीज़ का निर्माण चाइना कर रहा है और निर्माण लेवल पर आज इतना ज़्यादा उसने अपना पकड़ बनाया हुआ है कि चाइनीज़ अर्थव्यवस्था का पूरा जो मजबूती है वो पूरा बेस बना के रखा हुआ है। सेकेंडरी लेवल को उसने अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, इतने अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट, ऐसे ऐसे चीज़ों का उसने निर्माण किया है कि वहाँ पर्यटक लोगों का भीड़ हो गया है। और चाइना के इकोनॉमी का दो ही आधार है, एक पर्यटन और दूसरा उसका निर्माण क्षमता। जबकि भारत का दोस्तों इससे बिल्कुल अलग चला गया। भारत ने निर्माण पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि भारत ने सेवा सेक्टर को चुना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भारत की स्थिति पहले से बेहतर हो रही है, क्योंकि अब भारत लगातार सेवा क्षेत्र पर काम कर रहा है। दोस्तों अगर भारत इसी तरह से काम करता रहा तो 2050 में ये चाइनीज इकोनॉमी को हरा देगा, पीछे कर देगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दोस्तों आज भारत जिस चीज़ से गुजर रहा है, एक तो पढ़े लिखे नेता नहीं है, दूसरा इनके पास योजनाओं से ज़्यादा फ्रीबीज है। फ्रीबीज का मतलब ये है कि मुफ्त में बांटो। आज 5 किलो राशन बांटा जाता है, लेकिन ये बात नहीं की जाती है कि आपकी कंडीशन ऐसी कर देंगे कि आप 5 किलो राशन खरीद सको अपने पैसे से। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे भारत की, कि भारत में उस लेवल पर काम नहीं किया जा रहा है जहाँ करना चाहिए। उन परेशानियों को नहीं देखा जा रहा है जो कि हम अपने रियल लाइफ में देख रहे हैं। बेरोजगारी उसमें का सबसे बड़ा एक हिस्सा है और गरीबी दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। दोस्तों जब बेरोजगारी होगा तो गरीबी तो आएगी ही, और इसके लिए गवर्नमेंट ये काम कर सकती है कि दोस्तों आज भारत में सबसे ज़्यादा यूज़र है मोबाइल के यूज़र है, और अगर ऐप डेवलपमेंट आईटी सेक्टर पर भारत के युवाओं को अगर जोड़ा जाए, मतलब 12वीं से ही उनको 12वीं तक अच्छी शिक्षा दी जाए कि इस सेक्टर पे आपको काम करना है, आईटी सेक्टर पर एक पकड़ मजबूत कर ले अगर भारत, तो आगे चलकर ऐप डेवलपर आदि बहुत सारे स्कोप हैं जो कि युवाओं के लिए खुल जाएंगे, और वहाँ भारत का युवा एक अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और भारत कहा जाए तो एक बड़ी इकोनॉमी बनकर आगे आ सकती है। दोस्तों भारत के पास एक बहुत बड़ा पावर ये भी है कि भारतीय लोगों की एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो है वो विदेशों में रहता है और वहाँ की इकोनॉमी को वो पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पास हमारे पास एक गोल्डन चांस है कि अगर हम हर सेक्टर पर ध्यान दें जो कि भारत को आगे बढ़ा सकता है, तो मान लीजिए कि भारत चाइना इकोनॉमी या कहा जाए यूएस का इकोनॉमी इन सब को पार कर जाएगा, और हो सकता है हम पहले पायदान पर भी पहुंच सकते हैं इकोनॉमिक लेवल पर दोस्तों अभी ये दूर के ढोल हैं। अभी हम जो देख रहे हैं वर्तमान में तो छात्रों की पिटाई हो रही है, ना कि छात्रों के लिए कोई काम किया जा रहा है। तो ऐसे में भारत बहुत पीछे चला जाएगा और भारत को चाइना को पार करने में 100 साल से भी ज़्यादा समय लग जाएगा। जो 2050 का सपना हम देखते हैं ये कभी भी पूरा नहीं होगा अगर इस तरह की कंडीशन अगर बनाई जाए। हमको आज चाहिए कि जो छात्र हैं, छात्रों का एक बहुत बड़ा परसेंटेज है जिसको साथ लेना पड़ेगा, उनको रोजगार के क्षेत्र पर लाना पड़ेगा, उनके लिए रोजगार के अवसर ढूंढने पड़ेंगे। भारत बहुत मजबूत हो सकता है, लेकिन युवाओं को साथ लेकर ही पढ़े लिखे अच्छे नेताओं की बहुत ज़रूरत है ताकि वो इन सारे मुद्दों को समझ सकें और भारत को एक बेहतर भविष्य दे सकें। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मेरे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।